हेलो स्टूडेंट्स, अब लॉज ऑफ मोशन में आज अपना थर्ड लॉ मोशन पढ़ना है। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब ये छोटी क्लास में भी आ चुका है। इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ एक्शन रिएक्शन ये फोर्स है। न्यूटन ने बोला था एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपका थर्ड लॉ है, जो स्टेटमेंट तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। जैसे लिख देता हूं, चलो। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने बोला था जब भी कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, तो उसकी रिएक्शन जरूर मिलती है। जैसे हमने इस थंब से बोर्ड को दबाया, तो जिस फोर्स से हम बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं उतना ही फोर्स थंब पर पड़ रहा है बोर्ड के द्वारा। तो कोई भी फोर्स है, कहीं भी है, जितना एक फोर्स है तो उसकी उतना ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने अंगूठे को दबाया ऐसे, तो सपोज ये एक्शन हो गया, तो बोर्ड की रिएक्शन हो गई। फोर्स अंगूठा लगा रहा है बोर्ड पर इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स बोर्ड लगाएगा अंगूठे पर अपोजिट डायरेक्शन में। ये थर्ड लॉ बोल रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे सपोज किया दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और ये बी। अब इनमें इंटरेक्शन होता है। अब ये जो इंटरेक्शन होता है ए और बी के बीच में, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका सिंबल हम ले रहे हैं एफ ए बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सेम वे फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ये ड्यू टू यहां भी लिख लेना, ड्यू टू ए इक्वल्स टू एफ बी ए। तो ये थर्ड लॉ ही मैथमेटिकली ये बोल रहा है एफ ए बी, यानी दो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो ही हैं, ये दो ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। ए ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ए पर बी फोर्स लगा रहा है, उतना ही ए फिर बी पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे इसका डायरेक्शन ए पे लगने वाला फोर्स सपोज ऐसे है, तो इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका थर्ड लॉ बोल रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं थर्ड लॉ के, पहले इसको प्रूव भी कर देते हैं। प्रूविंग एफ ए बी, ये आपका थर्ड लॉ का मैथमेटिक्स स्टेटमेंट ये हो गया, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब इसको जैसे प्रूव करना है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूव करते हैं। प्रूफ कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं एकेडमी, वैसे कंपटीशन वगैरह में तो प्रूफ वगैरह यूज नहीं आते। तो हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। मूविंग along a straight line in same direction, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर टाइम टी दे कोलाइड। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड। कुछ टाइम की वजह से ए ये है, ये ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अब कुछ टाइम बाद इनका कोलिजन हुआ, कोलिजन होके आफ्टर कोलिजन
ए और बी का अब जैसे भी है, मैं अभी ऐसे ही ले रहा हूँ, ए और ये बी ऐसे मूव करने लगे, सपोज ये बी, जब ये कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी इवन डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी चेंज होंगी, यानी इसका मोमेंटम एक दूसरे का चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो आफ्टर कोलिजन ये कोलाइड हुए, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी तो चेंज होंगी, यानी स्पीड चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो मोमेंटम ए का हम ले लेंगे, ए और कोलिजन का टाइम सपोज dt है, वैसे टाइम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डेल्टा फॉर्म में जाते हो, या कोलिजन का टाइम ले लेते हैं, चलो एवरेज डेल्टा टी लेते हैं। कोलिजन का जो टाइम है डेल्टा टी, बहुत स्मॉल टाइम है, और इसके बाद इसके मोमेंटम चेंज हो गया है। तो अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो कन्फर्म मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होगा पूरे होल सिस्टम का। इंडिविजुअली तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, बी का भी होगा, लेकिन होल आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो गया, ए और बी हो गए, तो ए और बी का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो सपोज ए का मोमेंटम चेंज डेल्टा p1 है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डेल्टा p1 एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी सपोज डेल्टा p2। ये चेंज इन मोमेंटम लिखा है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इससे ही निकाल रहे हैं, देखो F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, तो डी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है सिस्टम का इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम टोटल सिस्टम का जीरो होगा। डेल्टा p1 चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, डेल्टा p2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा p1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p2। अब कोलिजन का जो टाइम लिया आपने वो डेल्टा टी है, डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दो, अब यहां कर देता हूं, ठीक है। अब डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा टी। ध्यान रखना है p1 किसका है, ए का चेंज इन मोमेंटम, ये p2 किसके लिए ले रहे हैं, b के लिए, इधर माइनस ये माइनस। अब लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p2 अपॉन लिमिट, लिमिट इधर भी लिमिट लगाओ, माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा टी, तो इसको लिखेंगे हम dp1 अपॉन dt इक्वल्स टू, ये थर्ड चैप्टर से लिखते आ रहे हैं, इसकी वैल्यू हो गई dp1 अपॉन dt, ये माइनस dp2 अपॉन dt। अब वही फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या होता है, dp अपॉन dt, तो dp1 अपॉन dt को क्या लिखोगे, फोर्स ऑन A, किसके कारण लग रहा था वो, B के कारण, तो ये FAB हो गया, फोर्स ऑन A, F पर फोर्स, माइनस ये P2 किसका है, B का, तो फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इंटरनल फोर्स था, FAB इक्वल्स टू माइनस FBA। तो ये फोर्स आपका, ये वो प्रूव हो गया थर्ड लॉ, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपने इसको प्रूव कर दिया। कंजर्वेशन मोमेंटम का फिर बताता हूँ कि इसमें आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है। देखो F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी सिस्टम में तो dp अपॉन dt, ये भी जी F देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स F जीरो, तो dt जीरो में गया, dp इक्वल्स टू जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, टोटल सिस्टम का। इंडिविजुअली चेंज होगा मोमेंटम, इसका चेंज हुआ है, इंडिविजुअली इसका भी चेंज हुआ है, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो गया, dp का मतलब टोटल मोमेंटम। तो इसको लेके हमने थर्ड लॉ प्रूव कर लिया। डेफिनेशन तो आपको पहले से ही पता है थर्ड लॉ की, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ है। यानी कोई इसका देखो थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंस या फैक्ट्स क्या निकल रहे हैं इसके फैक्ट। पहला इसका मीनिंग एक तो ये निकल रहा है कि अकेला नेचर में कभी एक फोर्स होता ही नहीं है, सिंगल फोर्स
नहीं होता। जब हम सिंगल फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 10 न्यूटन, हम उसके एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, यानी एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, उसकी दूसरी रिएक्शन भी है, दूसरा फोर्स भी है नेचर में। तो ऑलवेज फोर्स क्या होता है, जो नेचर में मिलते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ऑलवेज फोर्स कैसे मिलेंगे, फोर्स ऑलवेज इन नेचर इन पेयर्स। तो ये एक पहला मीनिंग तो इसका यही निकल गया इस लॉ का, कि फोर्स हमेशा कभी अकेला नहीं होगा, वो पेयर्स में होगा। उसकी एक एक्शन है। अब इसमें एक जो लिखा ना, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का मीनिंग है वैसे नहीं है जैसे हम किसी को नाराज कर देते हैं या सपोज किसी को मार देते हैं, किसी ने एक बच्चे को मार दिया तो उसकी रिएक्शन में वो मारता है दूसरा, तो वो रिएक्शन है, वो वाली रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन बोथ आर फोर्सेज या फोर्स हैं, तो वो तो एक्शन रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन तो ये नाम दे दिए हैं, एक फोर्स है तो सिमिलरली दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं एक साथ ही एक ही टाइम पर। इसलिए कोई भी एक्शन और रिएक्शन डिसाइड नहीं है विच वन इज एक्शन विच वन इज रिएक्शन, ये दोनों फोर्स हैं। एक फोर्स है तो उसका दूसरा फोर्स भी होगा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन क्लासिफाइड नहीं, कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, कोई सा भी एक्शन हो सकता है कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है। ये वैसे जो सिंपल लैंग्वेज में हम लेते हैं ना एक्शन रिएक्शन, वैसे नहीं है कोई एक्शन हुआ फिर उसकी रिएक्शन हुई, ऐसा नहीं है ये। जैसे किसी ने किसी के लिए बुराई कर दी तो वो उसने सुन ली तो वो भी उसकी बुराई करता है, बट दैट इज अ रिएक्शन, वो कुछ टाइम बाद होता है। इसमें दोनों पैरेलल चलते हैं, यानी सेम टाइम दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन में। दूसरा देखो, एक्शन रिएक्शन में नेट फोर्स कितना हो रहा है, इनको ऐड करते हो 0 हो रहा है ना। पहले इससे पहले ये बताता हूँ, दोनों फोर्स ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर। दोनों फोर्स एक्ट होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। दोनों फोर्स एक्ट ऑन, बोथ फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, बोथ फोर्स लिख देता हूं, चलो। बोथ फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। तो इसलिए फोर्थ इसका एस्पेक्ट ये बनता है, नेट फोर्स आपको दिखाई देता है, दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा। यानी ये बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, बैलेंस करने का मतलब ये जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है, इधर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इसमें कितना हो जाएगा 0। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स ये कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं, उसका रीजन है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो दे नेवर बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, क्यों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। जैसे मैंने अपने थंब से बोर्ड को दबाया तो थंब ने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बोर्ड ने थंब पे लगाया, इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो, इसमें बैलेंस नहीं करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगते। ये चीजें छोटी छोटी बातें जो इसकी आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके थर्ड लॉ के एस्पेक्ट है। जो नेट फोर्स इसमें एक बॉडी के ऊपर 0 नहीं होगा एक्शन रिएक्शन से, जैसे में कंफ्यूजन होता है सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो रहा है, टोटल सिस्टम के लिए तो होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस नहीं करता है। तो एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस नहीं करता, इसलिए एक दूसरे को ये बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। एक डाल लेता हूं थोड़ा, और एक ये भी ध्यान रखना, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये कांटेक्ट से भी हो सकते हैं और विदाउट कांटेक्ट कुछ डिस्टेंस पे भी लग सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट पे भी होते हैं और कुछ विदाउट कांटेक्ट भी ये फोर्स लग जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस से, आप डिस्टेंस का जैसे कांटेक्ट पे तो आपने ये अंगूठे का ही एग्जांपल था सिंपल, या इसको पुश कर रहे हो तो उंगली ने जितना फोर्स डस्टर को लगाया, डस्टर भी उतना फोर्स फिंगर पे लगा देगी, उंगली पे लगा देगी। तो ये डिस्टेंस का ऐसे, जैसे अब ये डस्टर है तो डस्टर पर अर्थ का फोर्स लग रहा है, अब ये हाथ ने होल्ड कर रखा है इसलिए नीचे नहीं, जैसे इसको रिलीज कर दूंगा नीचे चला जाएगा, उतना ही डस्टर फोर्स लग रहा है अर्थ पर सेम। तो डिस्टेंस पे भी ये फोर्स लग जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो एवरीडे लाइफ की कुछ फेनोमेना है जो थर्ड लॉ से एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ के हम।
एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल वॉकिंग, वॉकिंग ऑन ए रोड, कहीं भी चलना, ठीक है। वॉकिंग को थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कोई आदमी चलता है या तो अपने घुटने को बेंड करता है ना, मोड़ता है ना, तो देखो उसका एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सा। ये उसका ये घुटना मुड़ गया और ये इसका पैर है, ऐसे थोड़ा तिरछा लगता है ऐसे, तो ये अर्थ पर फोर्स लग गया ऐसे। सपोज अर्थ पर उसने फोर्स क्या लगाया, एफ, तो थर्ड लॉ से इसकी रिएक्शन मिलेगी, जिसको मैं लिख रहा हूँ इक्वल एंड अपोजिट, उतनी मिलती है रिएक्शन, ये आर। अब सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई। ये पैर से आपने अर्थ को दबाया, कोई मेन वॉक कर रहा है तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा ऐसे, ये एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा तो उसकी रिएक्शन मिली थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट। ये ऐसे फोर्स लगा तो इसकी अर्थ ने इतना फोर्स लगा दिया रिएक्शन की फॉर्म में इधर। अब इसका मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ थीटा, तो इधर क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल अर्थ के पैरेलल आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा तो इसको हेल्प करता है मूविंग में, आगे जाने के लिए, चलने में, वॉकिंग करने के लिए, और आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है जो इसके वेट को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। इस तरह से हम आगे मूव कर, इसका ऐसे, इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे आप कहीं हाइट पे जाते हो, पहाड़ी पे चढ़ते हो, ऐसे स्लीप ऐसे पहाड़ी है, तो आप आगे झुकते हो। एक तो सेंटर ग्रेविटी हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट आगे, वो सेंटर ग्रेविटी का आपका वेट को बैलेंस करते हो, तो आर को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे ऐसे झुक जाते हो, तो उसका एक कंपोनेंट जो आर साइन थीटा है वो वेट को बैलेंस कर जाता है, और आर कोस थीटा आपको चढ़ाई पे आगे लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें ये वॉकिंग था। अब सेम एग्जांपल आपका स्विमिंग, दूसरा, अब स्विमिंग, जब कोई आदमी स्विम करता है तो स्विमिंग आती है की होगी, तो देखो स्विमिंग करता है, आपने देखा होगा उसका ऐसे पानी को पीछे की तरफ ले जाता है अपने हाथों से। जब पानी को वाटर पे फोर्स कितना लगाया उसने, बैकवर्ड, तो वाटर उस मैन पे फोर्स कितना लगाएगा, फॉरवर्ड, उतना ही फोर्स उसको मैन को आगे मिल जाता है। उसने ऐसे पानी किया पीछे की तरफ तो आगे की तरफ मूव कर जाता है, सेम। तो रिएक्शन फोर्स उसको वाटर का मिलेगा, वो आगे भेज देगा उसको। सेम एग्जांपल है आपका रोइंग ऑफ द बोट, रोइंग ऑफ द बोट। अब बोट को जैसे रो करते हो तो वो चलाते रहे, ऐसे घुमाते रहते, तो पीछे की तरफ वाटर को धकेलते, पानी को पीछे की तरफ धकेला, बोट को फॉरवर्ड मोशन में उतना ही फोर्स मिल जाएगा, जितना तेजी से पीछे की तरफ करेंगे उतनी तेजी से बोट आगे जाएगी। तो ये कुछ इसके थर्ड लॉ के एवरीडे लाइफ के एग्जांपल थे। अब इसमें ये भी एक एग्जांपल है, जैसे स्लिपरी या स्मूथ फ्लोर पर हमें चलने में दिक्कत होती है, नहीं चल पाते, ये स्मूथ फ्लोर है तो हम उस पर चल नहीं पाते, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम भी होती है। आपने देखा होगा मार्बल फ्लोर पे तेल गिर जाता है, साबुन गिर जाता है, इवन पानी भी गिर जाता है, तो हमें मुश्किल होती है, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया, तो जो अर्थ को सफिशिएंट फोर्स, हम अर्थ को सफिशिएंट फोर्स से पुश नहीं कर पाते, दबा नहीं पाते, तो हमें ये कंपोनेंट जो मिला था ना आर कोस थीटा, वो सफिशिएंट नहीं मिल पाता, तो हम आगे मूव नहीं कर पाते। इसके ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो थर्ड लॉ के, अब थर्ड लॉ पे बेस एक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम और आती है, तो कभी कभी वो एग्जाम में भी देते हैं, अगर कोई टीचर पढ़ाता है कोई उसको नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बता रहा हूं, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। देखो ऐसा था, हॉर्स, थोड़ा एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी आपको। हॉर्स पढ़ा लिखा था, उसने कहीं साइंस की क्लास में पहुंच गया और उसने लॉ के बारे में सुन लिया, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसने अपने जब कार्ट से उसको ले जाने के लिए बोला, लगाने लगा घोड़े को कार्ट में, उसका मालिक, तो उसने अपने ओनर को बोला, अपने मालिक को बोलता है, बोला मैं तो इस गाड़ी को नहीं खींच सकता। तो उसने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं खींच सकता भाई? तो उसने बोला जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही गाड़ी मुझ पे फोर्स लगाएगी, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, तो मैं गाड़ी को कैसे मूव कराऊंगा?
तो उसका जो मालिक था वो भी साइंस जानता था, तो उसने बताया मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हारी गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। तो वो उसको बताने लगता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। तो देखो ये एक कार्ट हो गई, ये इसके व्हील और ये ग्राउंड, ये ग्राउंड से टच है, ये व्हील भी, ठीक है। और ये स्ट्रिंग, और यह मान लेते ये हॉर्स है, ये घोड़ा, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर ये हॉर्स को लिख ही देता हूँ जिससे आपको याद रहे, ये हॉर्स है, ये देखिएगा। आप मान लीजिए हॉर्स है, हॉर्स का पॉइंट है, ठीक है। अब ये घोड़ा जब गाड़ी को पुश करेगा तो फोर्स तो लगाएगा ना ऐसे अर्थ पर F, तो इसकी रिएक्शन मिलेगी। अब रिएक्शन ऐसे मिल गई उतनी यार। अब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सिंपली मैं H लिख रहा हूँ यहाँ। आर का कंपोनेंट आएगा ना, ये सपोज थीटा एंगल है तो आर कोस थीटा, उसको ही मैंने H लिख दिया। तो ये H इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन R एंड B इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ R, R का भी वर्टिकल कंपोनेंट है। अब H क्या, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, जो घोड़ा फोर्स लगाया, जो हॉर्स ने फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो स्ट्रिंग को जैसे फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ये टेंशन ऐसे रहेगा यहाँ। ये ध्यान रखना, जब स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग में ना टेंशन भी एक फोर्स होता है, जैसे धागे को पकड़े हम खींचते हैं उसमें टेंशन आ जाता है। टेंशन आता क्यों है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में स्ट्रेस आता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसकी टेंडेंसी होती है वापस लाने की। तो जहाँ ये रस्सी बंधी होती है, घोड़े की बंधी है तो ऐसे टेंशन, काट के बंधी है तो यहाँ टेंशन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो घोड़े ने जब इसने फोर्स लगाना शुरू किया, स्ट्रिंग में टेंशन आया, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट हॉर्स के वेट को बैलेंस कर लेता है। ये W हॉर्स लिख देता हूं, W ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये W यहां जाके लिखता हूं, W ये हॉर्स, ये और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये आ गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। घोड़े का वेट किससे बैलेंस हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी टेंडेंसी क्या होगी, आगे ले जाने की होगी। अब सपोज H आगे मूव कर रही है गाड़ी और T पीछे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगा, H माइनस T, और मूवमेंट मिला। अब मोशन ऑफ हॉर्स लिख रहा हूं, ये हॉर्स है यहाँ पर, मोशन ऑफ हॉर्स। अब देखो नेट फोर्स फॉरवर्ड कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, H इधर T इधर, H माइनस T, और सेकंड लॉ से फोर्स क्या होता है, ma। अब हॉर्स का जो मास है ना वो स्मॉल m ले लिया मैंने, और a एक्सलेशन सपोज प्रोड्यूस हो गया। ये मोशन ऑफ फोर्स के लिए आपने फोर्स की इक्वेशन लिख दी, F इक्वल्स टू ma। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, H इधर T इधर, तो नेट फोर्स हुआ H माइनस T, a एक्सलेशन हॉर्स का, ये मास m स्मॉल m ले रहे हैं, मास ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स का मास है, ठीक है। ये हॉर्स की इक्वेशन हो गई जिसका मैं नंबर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब कार्ट पे आते हैं। अब कार्ट का जो वेट है W, तो ये तो इसकी रिएक्शन से एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। टेंशन लग रहा है इधर, तो टेंशन इसको मूव कराएगा आगे। अब इसमें सपोज ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा पीछे की तरफ, वो इसका अपोज करेगा ये, तो कार्ट पे नेट फोर्स कितना हुआ, T माइनस F। तो कार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ कार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ हॉर्स है, तो इक्वेशन ऑफ या मोशन ऑफ लिख देना, इक्वेशन ऑफ कार्ट, ठीक है। फोर्स इक्वेशन ऑफ कार्ट है बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ कार्ट को क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स कितना हुआ, T तो टेंशन लग रहा है आगे, ये ध्यान में रस्सी बंदी सेम टेंशन लगवा, इधर ऐसे इधर ऐसे, तो T माइनस F ये पीछे की तरफ लग रहा है। नेट फोर्स फॉरवर्ड कितना हुआ, T माइनस F इक्वल्स टू, अब कार्ट का मास ले लेता हूं M, मास ऑफ कार्ट, ठीक है। M या शॉर्टकट ले देता हूं, ये कार्ट का मास है, इसका मास हो गया M, तो ये M कैपिटल M A, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कार्ट, ये इक्वेशन ऑफ हॉर्स। अब इन दोनों से H माइनस T और T माइनस F, ये हॉर्स का मास है, ये कार्ट का मास है। अब देखो एडिंग फर्स्ट एंड, ऐसे लिखता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे T से T कटेगा, तो यहां क्या बचेगा,
एच माइनस एफ, यही तो बचेगा। देखो टी से टी कैंसिल आउट, एच माइनस एफ। इधर क्या बचेगा, ए कॉमन ले लूं एक बार में, तो ए कॉमन ले लिया, पहले मैंने कार्ट का मास लिख दिया और ये m प्लस n दोनों के ऐड हो जाएंगे कॉमन लेते ही। अब आपको एक्सप्रेशन निकाल रहे हो, ए निकाल लो इससे, तो ए इक्वल टू आएगा एच माइनस एफ अपॉन एम प्लस एम, ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0, तो कार्ट मूव करेगी, देन कार्ट मूव। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो कार्ट में गाड़ी में मोशन हो जाएगा। अब बड़ी होने के लिए देखो ये तो पॉजिटिव है, अब एच इसके ए ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, एच ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, वो फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो गाड़ी के जो वो कार्ट का या हॉर्स का जो ओनर था, उसने यही बोला कि तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लगाना है, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम होगा, गाड़ी चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम थी, जिससे आपको गाड़ी तभी मूव करेगी व्हेन एच ग्रेटर देन एफ, जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है।